हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में। और इनकम टैक्स में हम लोगों की ये 17वीं या 16वीं क्लास होगी। हम लोगों को प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम लोगों की कौन सी क्लास रहने वाली है। लगभग में हम लोगों को ये क्लास जो है, एक सेकेंड, ये हम लोगों की 17वीं क्लास है। क्लास नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर 17 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन क्लासों को भी आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय की बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसके डिटेल को जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। 1 या 2 दिन बाद हम लोग जब अगली क्लासों में करेंगे तो पहले तो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन सैलरी से बड़ा नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी से। लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ने का यही होता है कि सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट की जाए, उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैंने जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में करवाए थे वैसे ही हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मकान संपत्ति का जो आशय है उसको जानने वाले हैं कि मकान संपत्ति का जो आशय है उसमें क्या है। कि मकान संपत्ति जो है, मकान संपत्ति से जो आय है वो आय का दूसरा शीर्षक है। मतलब ये 5 शीर्षक होते हैं, ये 5 हेड होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है व्यापार एवं पेशे से आय। चौथा होता है हम लोगों का पूंजी लाभ। और जो 5वां होता है वो अन्य साधनों से आय। ये 5वां हेड होता है। तो ये 5 हेड को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वेतन से आय, उसके बाद पढ़ने वाले हैं मकान संपत्ति से आय। तो मकान संपत्ति से आय ये कौन सा शीर्षक होता है? ये दूसरा शीर्षक होता है। तो ये बात मालूम चल गई। लेकिन इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगाया जाता है, जिनका करदाता स्वामी होता है। मतलब कि उन मकानों पर, उन जमीनों पर टैक्स लगाया जाता है जो मकान से संबंधित होती हैं और जिनका स्वामी जो होता है वो करदाता होता है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो किराए पर उठाए गए हुए हों, या फिर स्वयं के रहने के प्रयोग के लिए हो रहे हों, या फिर अंशतः स्वयं के प्रयोग में हो रहे हों, और प्लस उसमें अंशतः मतलब कि कुछ हिस्सा उसमें, जैसे ये मकान हमने आधा मकान तो स्वयं के लिए यूज करते हैं, लेकिन आधा मकान हम लोग किराए के में यूज करते हैं। तो इस मकान से जो हम लोगों को आय होगी तो वो हम लोगों की इनकम फ्रॉम मकान संपत्ति से हम लोगों की होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो अंशतः किराए पर उठाए हुए होते हैं, परंतु वे मकान इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि नहीं होते हैं। तो वो कौन से नहीं होते हैं? जिन्हें करदाता अपने व्यापार में प्रयोग करता है। वो मकान कहाँ पर ऐड होंगे? अगर वो ऐसे मान लो कि ऐसा कोई मकान है जिसे करदाता जो है वो अपना जो है वो व्यापार में प्रयोग करता है मकान का, तो वो यहाँ पर उसकी आय को इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसको हम लोग व्यापार एवं पेशे में जाके करने वाले हैं। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि मकान संपत्ति से जो आय है वो दूसरा शीर्षक है। इसमें कौन सी आय पर टैक्स लगता है? तो इसमें मकान और मकान के पास जो जमीन है उन पर टैक्स लगता है। इस शीर्षक में केवल वही मकान कर योग्य होते हैं जो किराए पर उठे हुए होते हैं, या फिर मकान स्वयं के रहने के लिए यूज होता है, या फिर कुछ हिस्सा स्वयं रहता है और कुछ हिस्सा किराए पर दे दिया है। तो उन मकानों पर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद इसमें उन मकानों को शामिल नहीं करते हैं जो मकान व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। तो इतना समझने के बाद हम लोगों को थोड़ी बातें और समझनी होगी। फिर उसके बाद हम लोग वार्षिक मूल्य को जानेंगे कि वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं और क्या कैलकुलेशन की जाती है वार्षिक मूल्य की। एक सवाल भी आप लोगों को करा के दिखाएंगे जिससे आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कुछ बातें को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ बातें अभी भी स्किप हैं। तो जिससे मान लो कि एक बात है इसमें भवनों अथवा मकानों अथवा
उनसे लगी हुई जमीनों, उनसे लगी हुई, उनसे लगी हुई जमीनों पर, जमीनों पर देखो मकान, देखो भवन है, मकान है, या उससे जमीन लगी, उनसे लगी हुई जमीनों पर, उनसे लगी हुई जमीनों पर, उनसे लगी हुई जमीनों पर, तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि एक तो हम लोगों की ये हेडिंग रहने वाली है कि मकान हो, चाहे भवन हो, अथवा उनसे लगी हुई जमीनें हो, तो इसमें जो होती हैं तो उनको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो मकान में लगी हुई भूमि, जैसे हम लोग थोड़ी सी इनमें बात करेंगे। अभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, ये मत सोचिए कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरी का ही पोर्शन है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप लोग इसके एमसीक्यू कर पाएंगे। मकान से लगी हुई, मकान से लगी हुई, मकान से लगी हुई, मकान से लगी हुई भूमि में, मकान से लगी हुई भूमि में, भूमि में मकान का, मकान का कंपाउंडमेंट, मकान का, मकान का कंपाउंडमेंट, कंपाउंड, ठीक है, खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान, और सब्जी का बगीचा, सब्जी का बगीचा, सब्जी का बगीचा आदि, आदि शामिल किए जाते हैं, आदि शामिल किए जाते हैं। मतलब इसमें जो है मकान संपत्ति से आय में अगर हम लोग मकान से देखते हैं तो मकान के आसपास में जैसे मान लो कोई बगीचा है, कोई खेल का मैदान है, कंपाउंडमेंट है, तो उससे जो इनकम होती है, अर्निंग होती है, उसे भी मकान संपत्ति की आय में शामिल करेंगे, ये बात इसमें लिखी हुई है। भवनों अथवा मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों पर जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें आय होती है, उस पर भी हम लोग इसमें टैक्स लगाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें हम लोग उस आय पर टैक्स नहीं लगाते हैं जो कृषि से संबंधित होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बगीचा जो है, सब्जी का बगीचा है, ये तो कृषि संबंधित है, लेकिन नहीं, ये बात अलग है और कृषि की बात हम लोग अलग करने वाले हैं। तो मकान से लगी हुई कोई भूमि में मकान का, जैसे कंपाउंडमेंट है, खेल का मैदान है, इससे खेल के मैदान में जैसे मान लो है खेल का मैदान है, उससे हम अर्निंग प्राप्त करते हैं, तो ये हम लोगों की किस में आएगी, तो ये हम लोगों की मकान संपत्ति से आय में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको शामिल करने वाले हैं। उसके बाद है कि करदाता का उस मकान संपत्ति का स्वामी होना। मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं तो जो करदाता है, जो कर देता है, उसे करदाता कहते हैं। तो करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी करदाता के पास कोई मकान जो है वो पट्टे पर है तो उसे पुनः किराए पर उठाने से जो करदाता को आय होती है उसे मकान शीर्षक में कर योग नहीं होता है, वरन अन्य शीर्षकों में उसे शामिल करने वाले हैं। देखो, अगर मकान संपत्ति से आय हम लोग मान लो निकालने बैठे जाते हैं, लेकिन उसमें याद रखिएगा कि करदाता जो होता है, करदाता जो है उसे मकान का स्वामी होना चाहिए। अगर वो स्वामी नहीं होता है तो उसकी आय को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। माने गए करदाता कौन से होते हैं, तो माने गए करदाता वे होते हैं, जैसे मान लो कि कोई मकान उनको गिफ्ट में, जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को मकान गिफ्ट में दिया है, तो आप लोग क्या है, तो आप लोग जो हैं आपको मकान गिफ्ट में दिया है, लेकिन असली करदाता कौन होगा, तो असली करदाता मुझे ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें माने गए करदाता की बात आती है, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी अथवा किसी अवयस्क बच्चे को बिना पर्याप्त प्रतिफल के कोई मकान देता है, तो हस्तांतरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। माने गए करदाता में हम लोग लिखना चाहते हैं तो माने गए करदाता को हम लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी बातों को लिख भी सकते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि माने गए करदाता, माने गए स्वामी कौन कौन से ऐसे होते हैं जो माने गए स्वामी माने जाते हैं, उनको हम लोग इसी में शामिल करने वाले हैं और इनको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर एक में बात करते हैं कि यदि कोई
यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी मतलब अपनी पत्नी को है, कोई जीवन साथी को अपनी पत्नी को अपना जो मकान है हस्तांतरण कर देता है बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल मतलब बिना पैसे दिए, तो उस व्यक्ति को करदाता माना जाएगा। तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसको करदाता माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को अथवा किसी अवयस्क बच्चे को, बिना पर्याप्त प्रतिफल लिए अपने मकान का या फिर अपने मकान संपत्ति हस्तांतरित करता है या फिर हस्तांतरित कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि कोई व्यक्ति है अपने जीवन साथी को या फिर किसी अवयस्क बच्चे को बिना प्रतिफल के मकान हस्तांतरित कर देता है, तो जो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति होता है उसे ही हम लोग संपत्ति का स्वामी मानेंगे और वही उसी को उस मकान का टैक्स, जैसे मान लो उसी व्यक्ति को जो हस्तांतरण करता है उसी व्यक्ति को टैक्स भी देना पड़ेगा अगर उसकी इनकम अधिक होती है। ठीक है, मतलब टैक्स लिमिट से ज़्यादा की होती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि मकान बनाने वाला जो सहकारी समिति है, जैसे कोई मकान बनाने वाली सहकारी समिति है और उसने मकान किसी अन्य सदस्य को, कोई मकान आवंटित कर दिया है, कोई सहकारी समिति है, मकान बनाने वाली कोई सहकारी समिति है, ठीक है, और उसने जो है मकान किसी व्यक्ति को आवंटित कर दिया है, तो जो व्यक्ति को आवंटित किया है वो उसका स्वामी माना जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। आंशिक अनुबंध करने पर यदि कोई व्यक्ति भवन पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाता है तो वह व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। अब कोई विवादित मकान है और विवादित स्वामित्व की दशा में जो कब्जा जिसका है उसे, जैसे मान लो कोई विवादित जगह है और उस पर मान लो किसी का कब्जा है, तो जो कब्जा करने वाला है उसी को उसका स्वामी माना जाएगा। इन बातों को याद रखिएगा। मान लो कोई जमीन हमने पट्टे पर ली है, ठीक है, जमीन पट्टे पर ली है और उसमें हमने मकान बनवाया है, तो मकान जो बनवाने वाला व्यक्ति होता है उसी को मकान का स्वामी माना जाएगा। तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है और हो सकता है आप लोगों को बहुत सी बातें याद हो भी गई हो, क्योंकि हम लोग हर बात को नहीं लिख सकते आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे अगर हम लोग हर बात को लिखेंगे। वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं? एनुअल वैल्यू में आप लोगों को याद रखिएगा कि एनुअल वैल्यू में आप लोगों को 4 प्रकार के मूल्य दिए जाएंगे। जैसे मान लो आप लोगों को एक मूल्य दिया जाएगा फेयर रेंट, मान लो फेयर रेंट दिया गया है। एक दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है। एक दी गई है मान लो स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट जिसे बोलते हैं हम लोग, और एक दिया गया है एक्चुअल रेंट। तो इन 4 प्रकार के मूल्यों से हम लोग कंपैरिजन करके हम लोग क्या निकालते हैं? एनुअल वैल्यू निकालते हैं। मकान की एनुअल वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगी। अब देखो, मकान जब किराए पर दिया होगा तभी हम लोग एनुअल वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर मकान किराए पर नहीं दिया है तो एनुअल वैल्यू कितनी होती है? तो एनुअल वैल्यू 0 होती है। इस बात को याद रखिएगा कि यदि कोई मकान किराए पर नहीं दिया है, हम लोग उसमें खुद रह रहे हैं, तो उसका एनुअल वैल्यू नहीं निकल सकता। उसका एनुअल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना ही अच्छा रहता है।
चलो, सबसे पहली कंडीशन है कि मकान जो है किराए पर दिया गया मकान। अब जब किराए पर मकान दिया जाएगा तभी तो हम लोग एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, का नंबर की बात करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि यह रकम जितने में यह मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया जाता है, संभावित किराया अथवा यदि मकान या उससे कोई भाग किराए पर उठा हुआ है तथा मालिक द्वारा वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त किराया उपर्युक्त का और खा में उचित किराए से अधिक हो तो वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त किराया उसका वार्षिक मूल्य होगा। तो आप लोगों को ये बात हो सकता है बिल्कुल ना समझ में आई हो, क्योंकि इन बातों में आप लोगों को कठिनाई ज़्यादा महसूस हुई होगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ चरण कैसे होते हैं। इनको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये पूरी बातें आप लोगों को, इनको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग अपनी बातों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सबसे प्रथम चरण की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। कैसे करेंगे हम लोग इसका निर्धारण? इन बातों को हम लोग करने वाले हैं कि सकल मूल्य का निर्धारण हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं। चरण मतलब कि प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उचित किराया मतलब कि उचित किराया को क्या बोलते हैं? फेयर रेंट या नगर पालिका मूल्य मतलब जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को कि दो, मान लो एक दिया है फेयर रेंट और एक दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों चीजें दी हैं। तो इन दोनों में जो ज्यादा होगा तो इसमें हम लोग लिख देते हैं जो भी अधिक हो। पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को देखना है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में कौन सा बड़ा है। ठीक है, अगर दिया जाता है तो हम लोग अभी सवाल भी करेंगे, ये मत सोचिए कि सिर्फ इसको समझेंगे ही, सवाल भी करेंगे, बेफिक्र रहिए। इन दोनों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फेयर रेंट बड़ा है या फिर म्युनिसिपल वैल्यू बड़ी है। जो आएगा समझ में तो उसको हम लोग, जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। चरण नंबर 2, चरण मतलब कि स्टेप नंबर 2 की बात करने वाले हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है? तो स्टेप नंबर 2 में है कि जो चरण प्रथम में जो आया था ये वाला मूल्य। ठीक है, चरण प्रथम का परिणाम या फिर जो दिया गया है प्रमाणित मूल्य और प्रमाणित मूल्य या प्रमाणित मानक किराया। अब इसमें क्या है भैया? तो इसमें है कि इनमें और इनमें देखना है आप लोगों को। जैसे इसमें और इसमें देखा था, तो चरण नंबर 2 में आप लोगों को क्या करना है कि चरण फर्स्ट का परिणाम मान लो ये, और इसका और प्रमाणित मानक किराया का आप लोगों को कंपेरिजन करना है। और इसमें लिखना है जो भी कम हो उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा चरण का क्या करेंगे? तो चरण नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो स्टेप नंबर 3 की बात हम लोग करने वाले हैं। चरण नंबर 3 में क्या है? तो चरण नंबर 3 में हम लोग लिख देंगे कि चरण 2 का परिणाम या वास्तविक किराया। तो इन दोनों में जो भी
तो इन दोनों में जो भी ज़्यादा हो, जो भी अधिक हो, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जो आएगा तो वही हम लोगों का क्या होगा, वही हम लोगों का वार्षिक मूल्य होगा। तो वही हम लोगों का क्या होगा, वार्षिक मूल्य होगा। ठीक है, तो वही हम लोगों का क्या होगा, वार्षिक मूल्य होगा। जैसे अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक और डायग्राम से, अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ था, 4 मूल्य हम लोगों के लिख लेते हैं। एक मूल्य था हम लोगों का, जिसे हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट के बाद हम लोगों का था म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में सब सारी की सारी चीज़ें लिख दी हैं। इसे हम लोग नगर पालिका, इसे हम लोग नगर पालिका मूल्य बोलते हैं। देखो हमने सारा का सारा लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। इसे हम लोग वास्तविक को एक्चुअल रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने मूल्य अपने आप लोगों को लिख दिए। सबसे पहले फेयर रेंट लिखा हम लोगों ने, फिर म्यूनिसिपल वैल्यू लिखी, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, तो उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेंट लिखा। उसके बाद हम लोगों ने हम लोग लिखेंगे एक और मूल होता है हम लोगों का एक्चुअल रेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को कंपैरिजन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है जो अधिक हो। इन दोनों में जो अधिक होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कंपैरिजन किसमें करेंगे, तो ये जो वैल्यू आई है इसमें और इसमें करेंगे, इसमें और इसमें। अब इनमें जो आएगी, जो कम हो उसको हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब उसके बाद इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो जो आएगा, जो अधिक हो उसको हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, और यही जो लिखेंगे तो यही हम लोगों का क्या होगा, यही हम लोगों का वार्षिक मूल्य होगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से आप लोगों को देखना है, जो अधिक हो उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो परिणाम आएगा और उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो कम होगा उसको लिखेंगे, और जो परिणाम आएगा उसको हम लोग एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करके देखेंगे, और उसमें जो अधिक होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक सवाल करते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन नंबर मैंने एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स एक मकान संपत्ति का स्वामी है तथा मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, या फिर मकान जो है उनका मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए, और सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को 4 प्रकार के मूल्य दिए गए हैं। नगर पालिका मूल्य दिया गया है 30,000 रुपये, उचित किराया दिया गया है 36,000 रुपये, मानक किराया दिया गया है 40,000 रुपये, और वास्तविक किराया दिया गया है 32,000 रुपये। तो आप लोगों को सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। किस प्रकार से हम लोग करेंगे उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखे हुए ये मूल्य है, ठीक है, एक है फेयर रेंट। चलो हम लोग इन्हीं से करते हैं हल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इनकी हिंदी भी लिखनी होगी साथ में। फेयर रेंट, अब फेयर रेंट को हम लोग बोलते हैं उचित। एक सेकेंड, अगर हम लोग इनके सामने लिखते हैं तो इनका है उचित किराया। इसे क्या बोलते हैं, उचित किराया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को म्यूनिसिपल वैल्यू को बोलते हैं नगर पालिका मूल्य। ठीक है, नगर पालिका मूल्य। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट को बोलते हैं हम लोग मानक किराया।
मानक किराया, और इसे बोलते हैं, एक्चुअल को बोलते हैं वास्तविक किराया। ये चारों के चारों मूल्य हम लोगों को दिए गए हैं, बस हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है और इनका आंसर निकाल देना है। सबसे पहले हम लोगों को फेयर रेंट चाहिए, और फेयर रेंट को क्या बोलते हैं? उचित किराया। उचित किराया दिया गया है 36,000 रुपये, तो हम लोगों ने लिख दिया है इसका आंसर 36,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यू। अब म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोगों की कहाँ है? तो वो है 30,000 रुपये, और म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपये। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है स्टैंडर्ड जो रेंट दिया गया है वो दिया गया है 40,000 रुपये। मानक किराया जिसे बोलते हैं तो वो दिया गया है 40,000 रुपये, और वास्तविक किराया जो दिया गया है वो दिया गया है 32,000 रुपये। तो ये चारों के चारों मूल्य हम लोगों को दिए गए हैं, बस हम लोगों को कंपेरिजन करके बताना है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट में आप लोगों को कंपेरिजन करनी है, इन दोनों में कंपेरिजन करनी है। सबसे पहले हम लोगों को कंपेरिजन जो करनी है वो इनमें और इनमें करनी है, मतलब कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कंपेरिजन करनी है। तो जो ज़्यादा है, जो अधिक हो, अब इनमें से कौन सा अधिक है? तो आप लोग कहेंगे कि इनमें से अधिक जो है वो है 36,000 रुपये। तो परिणाम के रूप में आप लोगों को कितने मिले? 36,000 रुपये मिले। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि जो परिणाम प्राप्त हो, देखो इसमें लिखा हुआ है कि मान लो इन दोनों का कंपेरिजन किया है आप लोगों ने, और इन दोनों का कंपेरिजन किया है, तो आप लोगों को कितने मिले हैं? तो आप लोग आए कि हम लोगों को मिले हैं 36,000 रुपये। अब जो परिणाम प्राप्त हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे 36,000 रुपये, और म्यूनिसिपल मतलब कि मानक किराया से कंपेरिजन करेंगे। तो अब हम लोग इनका, इसका और किसका कंपेरिजन करेंगे? अब हम लोग करेंगे इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे। तो इनमें से हम लोग जो कम हो, अब इनमें से कम कौन सा है? 36,000 और 40,000 में कौन सा कम है? तो आप कहेंगे कि 36,000 हमारे कम है, तो हम लोग यहाँ पे कितने लिख दिए? हम लोगों ने 36,000 लिख दिए, क्योंकि कम पूछा है, कम हो। उसके बाद अब जो परिणाम प्राप्त हुआ है, ये स्टेप नंबर हम लोगों का 2 था। अब हम लोगों को परिणाम प्राप्त हुआ है, फिर से 36,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को इससे और इसका कंपेरिजन करना है। अब हम लोगों को एक्चुअल रेंट से कंपेरिजन करना है जो परिणाम प्राप्त हुआ है। अब जो अधिक हो, मतलब कि इनमें से जो भी अधिक होगा, तो वो अधिक कौन सा है? तो 36,000 और 32,000 में कौन सा अधिक है? तो आप कहेंगे कि ये 36,000 हमारे अधिक हैं। तो यही जो अधिक है, तो यही अधिक जो है वो हम लोगों का वार्षिक मूल्य हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का वार्षिक मूल्य हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें कठिन लगी हो, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट को बहुत सरल लगा हो। ठीक है, अब बहुत सरल लगा हो, आप लोग कहेंगे कि 3 अगर मूल्य दिए गए तब क्या करेंगे? ये भी तो है क्वेश्चन, 3 मूल्य दिए गए तब क्या करेंगे? 4 ही तो कंपेरिजन करेंगे, लेकिन उसका भी सवाल हम लोग करेंगे। 3 मूल्य दिए गए तब क्या करने वाले हैं? तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने मैंने एक और लिख के रखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि मिस्टर एक्स एक मकान का स्वामी है, ठीक है, जो किराया पर उठा है, मतलब जो मकान है वो किराए पर उठा हुआ है और किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब जो मकान है, पिछला मकान देखा हुआ था आप लोगों ने, जो किराया क्रय नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो अगर आता है तो उसका मानक किराया दिया जाएगा, और अगर नहीं आता है तो उसका मानक किराया नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है। अब मकान का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को नगर पालिका मूल्यांकन जो दिया है वो 30,000 दिया है, उचित किराया दिया है 36,000 और वास्तविक किराया दिया है 32,000। अब आप लोगों को 3 प्रकार के मूल्य दिए गए हैं। तो हम लोग फिर से जिस प्रकार से हम लोगों ने इनको हल किया था, पिछला सवाल हल किया था, उसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। अब जो मूल्य नहीं लिखा है उसको हम लोग छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो एक चरण भी हम लोगों का छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो 3 चरण थे हम लोगों के, 3 चरणों में हम लोगों ने वार्षिक मूल्य निकाला। उसमें से हम लोग जब एक मूल्य हम लोगों का नहीं है तो हम लोग एक जो है चरण अपना कम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मूल्य लिख लेते हैं कि जो जो मूल्य दिए गए हैं। फेयर रेंट दिया गया है, तो फेयर रेंट हम लोग देख लेते हैं, हाँ दिया गया है। उचित किराया हम लोगों को दिया गया है 36,000 रुपये। मानक म्यूनिसिपल जो नगर पालिका जो मूल्यांकन किया गया है वो किया गया है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो इसको हम लोगों को, ये स्टेप भी हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप भी हम लोगों को
छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को वास्तविक जो है, वास्तविक मूल्य जो दिया है, वास्तविक किराया जो दिया है, वो दिया गया है 32,000 रुपये। अब हम लोग कंपेरिजन करके देखने वाले हैं। तो जो कम वाली कंडीशन है वो हम लोगों की कट जाएगी। अब हम लोगों की दो कंडीशन रह जाएंगी, ज़्यादा वाली, मतलब कि जो मूल्य अधिक होगा उसी को हम लोगों को लेना होगा। चलो सबसे पहले हम लोग सवाल को हल करते हैं, और इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कौन सा अधिक है। तो आप लोग कहेंगे 36,000 और 30,000 में कौन सा अधिक है, तो आप कहेंगे कि मूल्य जो है वो 36,000 अधिक है। ठीक है, अब उसके बाद 36,000 को हम लोग कंपेरिजन करते थे मतलब स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट जब हम लोगों को दिया नहीं है तो हम लोग इसका कंपेरिजन हम लोग नहीं करने वाले। अब हम लोग 36,000 और एक्चुअल रेंट का कंपेरिजन करेंगे, मतलब कि इसका और इसका हम लोगों को कंपेरिजन करना पड़ेगा। 36,000 में और 32,000 में कौन सा मूल्य अधिक है, तो जो अधिक होगा जो अधिक है तो वो कितना है, तो वो है 36,000 रुपये। और जो 36,000 होगा तो वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो वही हम लोगों का वार्षिक मूल्य हो जाएगा। तो वही हम लोगों का वार्षिक मूल्य हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को आज कितना बताया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि यह रकम जितने में यह मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया गया हो, तो उसको हम लोग लिख देते हैं उठाया गया हो। तो वह रकम जितने में मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया गया हो उसको लिखेंगे। यदि मकान या उसका भाग किराए पर उठा हुआ है या मालिक वास्तव में प्राप्त या प्राप्त किराया उपर्युक्त का और खाम है, तो इनको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये बात मेरी जो है, ये बात अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से एक बार। और आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, तो अच्छी तरीके से देखिए उनको। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से क्लासें बनाता हूं, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक मांगता हूं आप लोगों से, तो लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें। कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को जरूर सॉल्व कर दूंगा। और रहा एमसीक्यू की बात, तो देखो इंटरेस्टेड रिलेशन में कुछ बच्चे कहते हैं कि एमसीक्यू भी कराइए, तो एमसीक्यू भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अगली क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू कराएंगे कुछ हम लोग, और फिर आगे की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग जो कहेंगे उसको हम लोग पहले करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसको देखो मकान संपत्ति से पढ़ने के बाद हम लोग इसके भी एमसीक्यू करने वाले हैं। और आप लोगों को कल आप लोगों को अंकेक्षण की क्लास भी मिलने वाली है, ऑडिट की क्लास भी मिलने वाली है झारखंड की बात करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।